हेलो एवरीवन। मैं दीप रोड़ा। जैसे कि टाइमिंग्स हमारी फिक्स रहती हैं, फ्राइडे को 5 o'clock, तो सभी वेट भी करते हैं क्योंकि वर्ड अपडेट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है, उसके बारे में बात करनी होती है। और साथ साथ में जो मैं जो कहता हूँ कि एजुकेशन के बारे में एजुकेटिव वीडियोज़ हमारी होती हैं, अवेयरनेस के बारे में हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आती रहती हैं और मैं आपसे बताता रहता हूँ जो हमारे माइंड में आता है कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, तो मेरी कोशिश होती है कि आपको बताता रहूँ। दूसरी बात ये है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, क्योंकि आज हमने बात करनी है कि एक कंसल्टेंट की चॉइस कैसे करें, और साथ साथ में और भी आपके जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो भी चलती रहती है। और जो मैंने पीछे कुछ वीडियोस में लाइव्स में बात की थी कि डिग्री और डिप्लोमा में क्या फ़र्क है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, और फिर और भी कई बातें की, रेलेवेंसी के बारे में बात की, तो कुछ तो समराइज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा। और आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि ये डोंकी क्या होती है। मेरे साथ बने रहिए। तो पहले तो वर्ड अपडेट की बात करते हैं, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप वेट करते हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ को सुनने के लिए। और हमारा मैक्सिमम सेशन जो होते हैं वो एजुकेटिव ही होते हैं। हमने आपको अवेयर करना है, हमने किसी ने नहीं माई वीज़ा ओवरसीज़ के किसी भी टीम मेंबर ने नहीं कहना कि आप हमारे से आके वीज़ा लगवाइए। हमारा सिर्फ एक मकसद होता है, आप अवेयर हो जाइए, आप खुद को सर्च करिए और देन आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स आपका इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए कि आप इतना फेथ और ट्रस्ट कर रहे हैं माई वीज़ा ओवरसीज़, जो कि घुमार मंडी पर्ल पैलेस लुधियाना से हम ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड हमारा ऑफिस राजस्थान, जो कि श्रीगंगानगर में है, और वहाँ पर आप जाके भी काउंसलिंग ले सकते हैं। मिस्टर सिकंदर अरोड़ा माई वीज़ा ओवरसीज़ के बिहाफ पे वहाँ पर आपको काउंसलिंग दे सकते हैं। आइल्स की क्लासेस भी वहाँ पर चल रही हैं, तो एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू ज्वाइन आइल्स क्लासेस ओवर देयर, तो वो सिकंदर अरोड़ा को वहाँ पर जाके मिल सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फैकल्टी है और 8 बैंड की फैकल्टी है, आपको भी अच्छा लगेगा सुनने का, समझने का। और लुधियाना से हम ऑपरेट कर रहे हैं, घुमार मंडी से आपको मैंने बताया। और मुझे कई अब कॉल्स आ रही थी कि सर 6 अगस्त जो IRCC ने बताया था, तो PPR हमारी अभी तक नहीं आई है। मुझे अभी रिसेंटली कॉल आई, तो वेट करिए। देखिए बहुत रश होता है किसी भी एम्बेसी में, चाहे वो कनाडा की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, न्यूजीलैंड की हो, US की हो, तो थोड़ा बियर करना पड़ता है। 15 मई को IRCC ने कहा था कि आप 6 अगस्त तक वेट करिए, तो आज का दिन है, बल्कि कल तक आप वेट करिए। आपकी मैक्सिमम जो PPRs हैं वो आ रही हैं, और भगवान करे कि आपकी भी PPR आए, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आए, वीज़ा लगे और आप कोरियर सर्विसेज उनकी यूटिलाइज़ करिए। और जो सितंबर का आपका इनटेक है, भगवान करे कि आप ऑफशोर जाके वहाँ पर फ्लाई करिए और वहाँ पर जाके अपना स्टडी करिए। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अभी तक उनकी PPR नहीं आई, अभी उनको वेट 1-2 दिन वेट करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम PPR रिलीज़ हो चुकी हैं। जिनके रिफ्यूज़ल्स आने थे वो आ चुके हैं। मैक्सिमम जब PPR आएंगी तो मुझे लगता है कि आपकी खुशखबरी के लिए आएंगी। भगवान करे कि बहुत बढ़िया हो आपके साथ। जो लोग वेट कर रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स वेट करते हैं PPR की, तो उनको पॉजिटिव PPR मिले और उनका वीज़ा लगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि US ने भी अपने जो डोर्स हैं वो ओपन किए हैं, और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट चाहे लेट मिल रही है, फिर भी आप US के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत खुशखबरी, जैसे मैंने अपने स्टेटस में डालता रहता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो हमारा व्हाट्सएप का या फेसबुक का स्टेटस होता है, उसमें हमने बताया था कि UK ने इंडिया को रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट में डाला है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब उनको जब वो वैक्सीनेटेड हैं तो क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो लोग वेट कर रहे थे UK जाने के लिए,
तो अभी वो अप्लाई कर सकते हैं यूके के लिए, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि 8 अगस्त के बाद ये जो सारी पिक्चर्स हैं फ़्लाइट्स की भी, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और यूरोप के लिए आपको मैंने पहले बताया हुआ कि यूरोप की फ़्लाइट्स खुल चुकी हैं, वैक्सीनेटेड है। तो ये कहीं पर भी जाना आपने तो वैक्सीनेशन तो आपको लगानी पड़ेगी, आपका पासपोर्ट जो है वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। सो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करा लीजिए, चाहे आपने कहीं पर भी जाना है। सिंगापुर के लिए आपको जस्ट 1 महीना वेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ पॉसिबिलिटी ये है कि आपको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स सोर्सेज होते हैं, उनसे ही हमें मालूम पड़ता है, या न्यूज़ लेटर के थ्रू हमें से सारा अपडेशन मिलती है। ये जो हम आपको देते हैं अपडेशन, ये ऑथेंटिकेटेड होती है, इसमें कोई फेक नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं, इसका हमारे पास प्रूफ होता है। यदि मैं कहता हूँ कि सिंगापुर अगले महीने तक आपकी विदाउट क्वारंटीन हो जाएगा, तो चांसेस रहते हैं। देखिए ये अगेन पॉसिबिलिटी होती है। अब कनाडा जैसे आपको बताया कि जैसे अप्रैल में जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, तो डेट आई कि आपको मई की XYZ को आप जा सकते हैं, फिर जून की डेट आई, फिर जुलाई की डेट आई, अब उन्होंने 7 सितंबर किया। खैर अब हालात तो जैसे जैसे चेंज होते हैं किसी भी कंट्री के, तो उसके मुताबिक हमें अपडेशन आती रहती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको ये कह दिया कि नेक्स्ट मंथ सिंगापुर खुलने जा रहा है, उसके आप विदाउट क्वारंटीन जा सकते हैं। हो सकता है कि वो आगे एक्सटेंड हो जाए। जैसे हमें कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। सो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि पर क्वारंटीन से बचने के लिए आपको एट लीस्ट वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें तो जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, विजिटर वीज़ा भी उनके लिए खुले जा रहे हैं, बट स्टडी वीज़ा के लिए आपको थोड़ा सा, जो स्टडी परमिट जिनके पास है, उनको जुलाई 2022 तक की वेट करनी पड़ सकती है। तो 1 साल एट लीस्ट जो लगता है, जो हमारे जो मेरी बात चलती रहती है, जो हमारा एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपडेट देते रहते हैं कि यू शुड वेट फॉर इट। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल मैंने वर्ल्ड अपडेट के बारे में बताया, पिछले 7-8 मिनट में बताया गया कि आप कैसे प्रिपेयर रहिए अपनी वैक्सीनेशन के लिए। जिन्होंने 2 डोजेज़ उनके ऑलरेडी डन हो चुके हैं, पासपोर्ट उनका वैक्सीनेटेड है, तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि वीज़ा अप्लाई तो आज कर सकते हैं, आजकल में कर सकते हैं, बट उसकी जो आप डेट्स है, जो टेंटेटिव डेट्स हैं, वो मुझे लगता है कि आपको सितंबर या अक्टूबर ऑनवर्ड या उसके बाद लेनी चाहिए, जब तक कि ये जो हालात हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो ये बात होगी कि वर्ल्ड अपडेट के बारे में। अब बात करते हैं जो एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि हाउ टू चूज़ अ गुड कंसल्टेंट। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो मेरे मन में अच्छे कंसल्टेंट के लिए है वो आपके मन में ना हो सकता है कि इससे अच्छी बात आपके माइंड में हो कि आप बट कुछ पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो होती है ये उनके लिए होती है जिन्होंने अभी इमिग्रेशन के बारे में सोचा है, जो इसके बारे में पहले एक्सपर्टाइज़ है, जो ऑफिस चला रहे हैं, या इनके बारे में इमिग्रेशन के बारे में, माइग्रेशन के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, उनके लिए तो वीडियो कभी हुई नहीं है ना। ये सिर्फ उनके लिए वीडियो होती है जिनका अभी माइंड सेटअप हो रहा है बाहर जाने के लिए, या जो कंसल्टेंट है एजुकेशन के, इमिग्रेशन के, जिन्होंने अभी अपना ऑफिस स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाने का, ये बात करने का मकसद यही होता है कि जब आप कंसल्टेंट अच्छा नहीं चूज़ करते तो स्टार्टिंग जो दिखते हैं इसी से स्टार्ट होती है। कंसल्टेंट अच्छा नहीं मिला तो पैसे लेके भाग जाएगा, पैसे लेके भाग जाएगा तो पुलिस का चक्कर पड़ेगा, पुलिस में हरासमेंट भी होती है, आप चक्कर लगाते हैं, उनके पास और भी काम होते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि जब आपने पैसा दिया था तब आपने क्यों नहीं उनकी इंक्वायरी की, तो पुलिस अपनी जगह सही होती है। तो हम इस झंझट में क्यों पड़े, क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी ये जो हरासमेंट है ये एटलीस्ट कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, या ना ही हो। हमारा तो वीडियो बनाने का ये मतलब होता है कि अच्छे कंसल्टेंट के साथ आप जुड़ते हैं तो ये हरासमेंट आपको नहीं होती। पहला जो बेसिक पॉइंट है मेरे माइंड में आपको बताने के लिए वो ये है कि कंसल्टेंट जो है वो लाइसेंस्ड होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट से। देखिए मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, लुधियाना से बात कर रहा हूँ, तो हम पंजाब से ऑथराइज हैं।
जो कंसल्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करते हैं वो दिल्ली से ऑथराइज होते हैं, ऑल ओवर इंडिया वो काम कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशन जो है अप्रूव्ड आप होने चाहिए किसी भी राज्य सरकार से, चाहे वो दिल्ली की है, चाहे वो पंजाब की है, किसी भी स्टेट की राज्य सरकार से आप ऑथराइज होने चाहिए। तो एक कंसल्टेंट जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उसके जो चांसेस फ्रॉड करने के हैं, फेक डॉक्यूमेंट लगाने के, वो कम हो जाते हैं। करते वो भी हैं। देखिए मुझे कई लोग कहते हैं कि सर वो तो गवर्नमेंट कंसल्टेंट है जी, वो तो गवर्नमेंट अथॉराइज कंसल्टेंट है, वो तो ऐसा चांसेस कम है। बट फिर भी बच के रहिए। अब कई कंसल्टेंट ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, जिनके ऊपर 100 से प्लस FIR हुई हैं लुधियाना में ही, और वो उनको भगोड़ा करार दिया गया। 6 लाइसेंस उनके पास थे और फिर भी वो उनको भगोड़ा करार दिया गया। 100 करोड़ की उन्होंने ठगी मारी लुधियाना में। तो कहने का मतलब ये कि इसका मतलब यही नहीं होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो कंसल्टेंट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तो वो ठीक हो गया। उसके बाद भी कई फैक्टर्स हैं, आपको वो भी समझने पड़ेंगे कि हमने किस कंसल्टेंट के पास जाके अपनी फाइल को लगवाना है। अब आप कहेंगे सर ये तो जैसे सपोज मैंने कोई शर्ट लेनी है या पैंट लेनी है या कोई भी मोबाइल लेना है, तो फिर हम देख लेंगे सर गूगल बैठा हुआ है, गूगल में सर्च कर लेंगे, तो सर्च इंजन बहुत है तो हम देख लेंगे। आपको इतना वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? वो तो जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो फिर हम उसकी क्योरी तो ले लेते हैं। तो यदि हम एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो लिख लेंगे गूगल पे, क्रोम पे लिख लेंगे कि टॉप कंसल्टेंट इन दैट पर्टिकुलर सिटी, तो आ जाएगा बाहर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है, आप सर्च करिए। मोबाइल लेने जाते हैं ना आप, तो मोबाइल जब लेने जाते हैं तो सारी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं उसकी, उसका प्राइस चेक करते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर पे आप प्राइस चेक करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप एक मोबाइल लेने जाते हैं, आप एक अपनी क्लोथिंग की परचेजिंग करते हैं, तो उसके लिए आप इतने अलर्ट हो जाते हैं, तो एजुकेशन कंसल्टेंट के लिए आप क्यों नहीं अलर्ट हो सकते? तो पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट से वो ऑथराइज होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक सोशल सर्कल हो। सोशल सर्कल का मतलब ये होता है कि उसका एक दायरा हो जहाँ पर उसका परमानेंट ऑफिस हो, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि जो कंसल्टेंट जिनका एक ऑफिस है, ऑफिस भी ये नहीं कि हर साल वो चेंज कर रहे हैं, उनका 5-7 साल पुराना ऑफिस हो, चाहे वो घर से भी ऑपरेट करें। देखिए घर से ऑपरेट करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, एंड यदि ऑफिस हो, क्योंकि प्रोफेशनल काम करना है, तो यदि प्रोफेशन बात करनी है तो एक ऑफिस ज़रूरी है। तो ऑफिस परमानेंट हो, सोशल दायरा हो। और मैं यदि कहूँ कि आप शायद हंस पड़ोगे कि आधार कार्ड और यदि उनका पासपोर्ट भी मिल जाए कि उसकी रेजिडेंसी कहाँ पर है, तो बहुत बढ़िया बात हो सकती है। आप तो कन्फर्म हो जाते हैं कि ये बंदा पैसे लेकर आपके भागने वाला नहीं है। चाहे ये प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिकल नहीं हो पाती, हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, पर ये मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो ज़िंदगी की बागडोर है वो किसी कंसल्टेंट के हाथ में दे दें और उसको पूछे ही ना कि आप कहाँ पर रहते हो। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उससे पूछें कि आपका रेजिडेंस कहाँ पर है, आपका जो ऑफिस है वो कितने साल पुराना है, लैंड नंबर लगा हुआ है, आपने इस बिल्डिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जहाँ पर आप रहते हैं, आप गवर्नमेंट से ऑथराइज हैं। तो ये चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे उसकी नॉलेज चेक करिए कि कौन सी कंट्री के लिए काम कर रहा है, वो काम फेक तो नहीं कर रहा। फेक का मतलब क्या होता है? फेक का मतलब होता है कि आ जाओ वीज़ा लगवा देंगे, कि बस आप आने वाले बनो, आपको तो हम निराश करेंगे नहीं है। अब उसके पीछे मोटिव क्या होता है कि 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया उनसे ले लेना। हमारा मोटिव ये होता है कि वीज़ा आपका अप्लाई करके उसको मैक्सिमम कोशिश तक पहुँचना कि वो वीज़ा लग जाए आपका। अब देखिए वीज़ा लगना या ना लगना वो तो मैसी के हाथ में होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वीज़ा आपका अच्छी तरह से अप्लाई करें। तो कोई इंटेंशनल ऐसी सोच जो रखता है कि बस आ जाओ, कोई उसने प्रोफाइल नहीं देखी और कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया और कहते हैं कि आपका वीज़ा हम लगवा देंगे। अप्लाई करने का तो वर्ड भूल ही जाते हैं ना, लगवा देंगे। तो इनसे बचिए आप। कॉन्फिडेंस अपनी जगह होता है, वो कहते हैं देखो जी हम तो 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस, हम तो ये फाइलें हमारे लिए बड़ी नॉर्मल होती हैं, ये तो हम वीज़ा लगवा ही देंगे। तो रिफ्यूज़ल भी तो आते हैं ना। कोई दुनिया में ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जो ये कहे कि 100% मेरी वीज़ा का सक्सेस रेट है। 100% आज तक नहीं हुआ, वो नहीं होगा, क्योंकि जब आप चलेंगे तो गिरेंगे नेचुरली। अब जो काम करेंगे तो उसमें कोई ना कोई प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा।
तो कोशिश ये करिए कि जो कंसल्टेंट आपको बुलाते हैं उनका नॉलेज चेक करिए, उनका जो टाई अप्स हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में वो भी चेक कर लीजिए, वो किस कंट्री में खुद जाके उन्होंने टाई अप्स किए हैं वो भी चेक करिए। तो आपको उनकी रेपुटेशन काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाती है कि जो कंसल्टेंट एक ऑफिस में उसका लगे ऑफिस, कि ये ना लगे कि ये कोई जैसे प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस होता है कि कुछ लगाया है नहीं, कुछ सर्टिफिकेट नहीं लगाए या कोई उसका लाइसेंस तक नहीं डिस्प्ले हुआ और वो एक 2 4 5 कुर्सी लेकर बैठा हुआ और वो कहता है ठीक है जी, कौन सी कंट्री है जी, ये कंट्री है जी, हाँ जी लग जाएगा जी, कौन सी कंट्री, ये कंट्री जी लग जाएगा। तो पूछ नहीं रहे, प्रोफाइल नहीं देख रहे कि 10th की प्रोफाइल क्या है, +2 में कितने % मार्क्स है, कोई बैकलॉग है, कोई ग्रेजुएशन की है, कितना गैप है, आइल्स में कितने बैंड है, कुछ मालूम ही नहीं है। तो बस आ जाए हमारे पास और हम 20 30 25 हज़ार रुपया ले लें, तो ऐसे कंसल्टेंट से आपको बचना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट पे सर्च करिए, टॉप कंसल्टेंट लिखिए, आप जेन्युइन कंसल्टेंट लिखिए, उस सिटी के लिखिए और उनसे आप अप्रोच करिए, बात करिए। बात करने से मालूम पड़ेगा कि उस कंसल्टेंट को कितनी नॉलेज है। कुछ खास वर्ड पूछ सकते हैं आप किसी कंसल्टेंट से उसकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो पहला वर्ड तो यही होता है कि क्या इस कोर्स के पीछे कोई कॉपअप है या नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो आपको इंटर्नशिप मिलती है, कुछ पेड होती हैं, कुछ विदाउट पेड होती हैं, वो पूछ सकते हैं। एलुमनी के बारे में पूछ सकते हैं कि इसकी जो एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, उस कंट्री में उस कॉलेज का क्या स्टेटस है, क्या रैंकिंग है, पूरे वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है। तो ऐसी कुछ बेसिक्स बातें पूछने से आपको कंसल्टेंट का नॉलेज क्लैरिटी हो जाती है। तो ये मैंने बेसिक्स बताया। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि क्या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है कि नहीं है। जितने भी फ्रॉड कंसल्टेंट होते हैं वो सोशल मीडिया पे बात नहीं करते, वो सिर्फ क्या कहते हैं, वो एक एडवर्टीजमेंट फेंकते हैं कि कनाडा का एलएम इशू करवा देंगे पैसे वीज़ा लगने के बाद या पहुंचने के बाद। फिर बाद में क्या करते हैं वो आपको मालूम है। तो ऐसी जो लेयर एडवर्टीजमेंट होती हैं उससे आपको बचना पड़ेगा, ये आपके हाथ में ही है। अब कोई ये कहे कि मैं आपको LMI दिलवा दूंगा कनाडा की और हम इसका आपको वर्क परमिट दिलवा देंगे। अब उसने ये तो लिखा नहीं है कि भी प्रोफाइल चेक करेगा, यदि आपसे भी फ़ोन पे बात करता है और आप कहते हो कि सर कनाडा जाना वर्क परमिट पे, अब वो कहता हाँ जी आ जाओ जी लगवा देंगे। अब प्रोफाइल तो पूछी नहीं, या प्रोफाइल पूछता है तो वो सबको हाँ हाँ यस यस करी जा रहा है कि यस आ जाओ कोई बात नहीं। अब 10th फेल हो कोई बात नहीं, आपकी एज 55 हो चुकी है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो इंडिया में या पंजाब में वो बंदा जॉब को ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही और कंसल्टेंट कहते हैं कि सर आ जाओ कनाडा में, आपकी वेट कर रहा है कनाडा। तो आप जस्ट जब आप पहुँचेंगे तो 2 लाख रुपए दे देना हमें। अब 2 लाख की बात ही कोई नहीं है इसमें। तो करते क्या है कि उनका मतलब होता है, उनका मकसद होता है कि 10 20 30 हज़ार की ठगी मार के उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ, सिम कहीं गया तो आगे चल पड़ते हैं कि नेक्स्ट शिकार को ढूंढने के लिए। तो कोशिश ये करिए कि वो पर्सन फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन में, ये जो लिंक्डइन ये सॉफ्टवेयर है ना, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है। बहुत कम लोग इसमें जाते हैं और उसके सॉफ्टवेयर पे जाके आप अपने कंसल्टेंट की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि आपका जो कंसल्टेंट है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता है, लिंक्डइन पे एक्टिव रहता है, उसका फेसबुक पे जो टाइमलाइन है वो कैसी एड्स दे रहा है, कैसी वो एडवर्टीजमेंट दे रहा है। ल्योर करने वाली तो नहीं है कि पहुंचने के बाद पैसे ले लेंगे या एम्बेसी फीस भी खुद डाल लेंगे, आपके फंड भी शो कर देंगे, गैप की कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपार्टमेंट है, आप फेल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बची इन चीज़ों से। अच्छा, हमें मालूम होता है कि हम फंसने जा रहे हैं, फिर भी हम फंस जाते हैं और फिर हम जब 10 20 30 50 हज़ार लाख रुपए की ठगी हमें लग जाती है, फिर पुलिस से, मुंशी से फ़ोन कराते हैं कि उनको ज़रा बुला लो जी। तो फिर बात कैसे होती है, तो फिर हरासमेंट ही है। तो कहने का मतलब सबसे बात ये है कि कंसल्टेंट, यदि आपने एक कंसल्टेंट अच्छा खोज लिया ना तो 90% आपकी सिरदर्दी कम हो जाती है। आपने ये भी देखना है कि आपने खुद भी तो सब्जेक्ट्स की या उस कोर्सेज की, उस प्रोग्राम की सर्च करनी है। कंसल्टेंट को भगवान मत समझिए कि बस हम चले गए हैं तो ये तो हमें बस वीज़ा लगा ही देगा। आपने उस पर जितनी हार्डवर्क किया होगा। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है, उसके पास बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, उसने स्टडी किया हुआ है। अब वो कॉमर्स बीकॉम उसकी ग्रेजुएशन में जाना चाहता है।
अब उसको मालूम पड़े कि मैंने फिनांस के कोर्स लेने हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, मैंने अकाउंट से कोर्स लेने हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, कोई मैनेजमेंट कोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, या ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्स है। कम से कम एक बार गो थ्रू तो कर लें, कम से कम कुछ समझ तो आए ना कि भाई कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स है। तो कंसल्टेंट को फ़ोन करिए कि साहब ये कॉलेज है, इसमें ये कोर्स अवेलेबल है, ये प्रोग्राम मिल सकते हैं, मेरी क्वालिफिकेशन है। तो कंसल्टेंट के कान खड़े होते हैं कि बंदे को नॉलेज है, इसको ख़राब नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आपने थोड़ा सा होमवर्क किया होगा, अपना कुछ असाइनमेंट किया होगा, तो कंसल्टेंट का फिर नहीं फ़र्ज बनता है, और कंसल्टेंट कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। हमें कंसल्टेंट कब धोखा देता है? जब हम रा हैंडेड विदाउट एनी नॉलेज कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि सर +2 की है तो वीज़ा लगवाना है जी, तो उनकी वर्डिंग से मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा कुछ नहीं मालूम, इसको चाहे जो मर्जी कह लो। अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे दिया, कोई बात नहीं जी, दे दो। तो अब हुआ नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। फीस आपने भरी, जब रिफ्यूज़ल होकर फीस वापस आएगी तो कैन यू इमेजिन कि जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है, सेलिंग और परचेजिंग की आपने, उसमें यहाँ पर 1.5 से 2 रुपये कट जाता है। तो 15,000 के पीछे आपका 30,000 का वो नुकसान हो गया। GIC सपोज वापस लेते हैं, उस पर नुकसान होता है आपका। मेडिकल फीस गई, एम्बेसी की फ़ीस गई, कंसल्टेंट ने खुद आपसे 30, 40, 50,000 रुपये ले लेने हैं, कोई ऑफर लेटर की फ़ीस है वो गई, तो लाख रुपये तो वैसे चला गया आपका। अब 5-10 मिनट यदि आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर लेते हैं अपनी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब 15-20 मिनट में यदि आपका लाख रुपये बचता है तो ये तो अच्छी बात है। और अच्छा, धोखा खाने के बाद फिर हम सर्च करने बैठ जाते हैं कि ये तो मुझे प्रोग्राम ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला। तो फिर हम कंसल्टेंट को फ़ोन करते हैं कि सर मेरे पास तो मेडिकल की स्ट्रीम थी, तो सर आपने मुझे ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे दे दिया? तो पहले ही देख लो ना, बाद में तो फ़ोन करना, बाद में हरास्ड होकर फ़ोन करना है, उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी करनी है और 1-1.5 लाख का नुकसान भी करना है, तो पहले कर लो ये चीज़ें। किसने मना किया है? तो ये जो वीडियो बनाने का या आपसे बात करने का, लाइव बात करने का एक ही मकसद है कि फ्रॉड एजेंट से बचिए। ये तो होगी स्टडी वीज़ा की बात। अब कई जो विजिट पे जाना चाहते हैं या टूरिज़्म पे जाना चाहते हैं, अब वो कैसे बात करते हैं? एक मान लीजिए कि 35-40 साल का कोई पर्सन है, अब उसको USA के लिए किसी ने कह दिया कि USA जाया जा सकता है। अब एक किसी ने ये कह दिया कि US में आपकी इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा। अब वो डर गया, अब वो कंसल्टेंट के पास जाता कि मुझे सर USA की ना एंट्री दिलवा दो किसी तरीके से, बस मज़ा ही आ जाए, कितने पैसे लगेंगे। अब ऐसी जो आप बातें करते हो किसी कंसल्टेंट के पास जाके, मतलब आप अपना गर्दन कटवाने की बात करते हो कि भैया ये गर्दन है और काट लो। अब वो क्या कहता है, उसका बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि सर देखिए, यदि आप US जाना चाहते हो, इंटरव्यू होगी, यदि आप इंटरव्यू बचना चाहते हो तो मेरे पास कई तरीके हैं। मैं ना आपको डोंकी लगवा देता हूँ। तो मैंने पिछली बारी 10 लोगों को भेजा था, तो वो तो पहुँच गए थे। अब उसकी ऑथेंटिसिटी तो है ही नहीं कोई भी कि कौन से 10 लोगों को भेजा। तो सर मैं आपसे ना, जब आपका वीज़ा लग जाएगा, जब आप पहुँच जाएंगे, तो फिर आपको मुझे 30 लाख रुपये दे देना। वीज़ा की गारंटी है जी, वीज़ा की श्योरिटी है जी, मतलब पहुँचने की श्योरिटी है। आप चिंता मत करो। आपको यहाँ से क्या करेंगे, दिल्ली से आपकी फ़्लाइट लेंगे और एक्वाडोर पहुँचा देंगे। अब ऑन अराइवल वीज़ा होगा, वहाँ से आपको कोलंबिया पहुँचा देंगे। कोलंबिया से आपको हमारी एक बोट आएगी, वो आपको बैठा लेगी, फिर आप मैक्सिको पहुँच जाना। मैक्सिको से आपको हम वहाँ पर क्रॉस करवा देंगे। ऐसी ऐसी लुभावनी बातें करके, वो तो ना जैसे बातें करते करते उसको US पहुँचा ही देते हैं। और कैन यू इमेजिन, आप YouTube खोल के देखना और उसमें टाइप करना कि डोंकी जो लोग लगवाते हैं, जो लोग डोंकी पे गए हैं वो कितने पहुँचे हैं। 1000 के पीछे 1% वहाँ पर पहुँचता है, वो भी बुरी हालत में। कैन यू इमेजिन। और वहाँ पर 2-2 हज़ार किलोमीटर की जो नदियाँ पार करनी पड़ती हैं और समुद्र पार करने पड़ते हैं, और इतना भयानक उनका जो सीन होता है। देखिए, अब मुझे तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कैसे क्या होता है। जो हमने YouTube में वीडियोस देखी हैं, या जो लोग अपना एक्सपीरियंस में बताते हैं उसको, या कुछ लोगों ने मीडिया पे भी आए हैं, डिफरेंट TV चैनल्स पे भी आए और बताते हैं कि कैसे ये डोंकी लगती है और कैसे जान जोखिम पे जाके वे काम करना पड़ता है। 25 लाख भी दिया और वहाँ पर समझो कि
1000 में से एक बंदा पहुंचा तो आप उसकी रेशो देख सकते हैं, और वो भी ना के बराबर है। और फिर भी हम डोंकी लगवाते हैं, सर बॉर्डर क्रॉस करवा दो। अब बॉर्डर क्रॉस कराने का कोई समझ नहीं आता कि सर यूक्रेन का वीज़ा लगवा दो, स्टडी वीज़ा, पोलैंड तो साथ ही है, वो तो हम साथ में ही बस साइकिल पे ही बस बॉर्डर पार कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे होता है। हम सोचने में भी इसको बड़ा डर लगता है, और आप कहते हो सर 7 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख रुपए लेंगे, 20 लाख रुपए लेंगे, बस आपका तो वीज़ा श्योर है, अब पहुंचने के बाद दे देना। अब पहुंचने के बाद का मतलब क्या होता है? वो एक तुक्का लग गया, एक गैस लग गया, पहुंच गया तो 15 लाख, 20 लाख, 8 लाख रुपए आ गया, नहीं तो डेथ तो पक्की है। ये मेरी वीडियो कईयों को अच्छी नहीं लग सकती कि सर क्यों आप इतना ओपन बोल रहे हो, हमें हमारे काम धंधे में क्यों रुकावट डाल रहे हो। जो अच्छे लोग हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। जिन्होंने काम धंधा ही ऐसा निकाला होगा कि बस बॉर्डर क्रॉस कराना या डोंकी लगवानी, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए। स्टडी वीज़ा यदि आप लगवाना चाहते हैं तो कंसल्टेंट का लाइसेंस चेक करिए, उसकी नॉलेज चेक करिए, रेपुटेशन चेक करिए, उसके टाई अप चेक करिए। मैं कहता हूँ उसका घर का एड्रेस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका ऑफिस कितने साल पुराना है ये भी चेक करिए। उससे डिस्कस करिए प्रोग्राम्स के बारे में, कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बात करिए, जैसे कॉपअप के बारे में बात करिए, इलेमने के बारे में बात करिए। कुछ तो बात करो। तो ये बात कब करोगे? जब आपको कुछ नॉलेज होगी। और कंसल्टेंट फिर वो डर जाता है कि इस बंदे से ज़्यादा पैसा भी नहीं लिया जा सकता और इसको हम गलत काम नहीं कर सकते। तो जिन कंसल्टेंट, अब बहुत अच्छे कंसल्टेंट बैठे हुए पंजाब में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ एथिकल काम करते हैं, देयर आर सो मेनी कंसल्टेंट, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो सिर्फ एथिकल काम करते हैं। उन्होंने आपको स्टडी वीज़ा बेचते बेचते कभी वर्क परमिट नहीं बेचना, उन्होंने कभी स्टडी वीज़ा बेचते बेचते आपको PR की बात नहीं करनी। वो स्टडी वीज़ा बेचेंगे तो सिर्फ स्टडी वीज़ा बेचेंगे। ऐसे कंसल्टेंट के पास जाइए। और जो कहते हैं कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी, आपको तो कौन सी कंट्री जाना है ये हमारे पास है, कौन सा बॉर्डर पास करना वो करवा देंगे, 50,000 रुपये लेंगे जी पहले, बाकी फलाना पैसा फलाने टाइम के बाद। उनकी टारगेट पहले 50,000 के पीछे होती है। सो ये जो वीडियो, ये जो मैं बात शेयर कर रहा हूँ जो 15-20 मिनट में, कारण सिर्फ यही है कि आप बचिए फ्रॉड। जो देखिए पिछले कई सालों से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हमारे साथ भी होती हैं, फिर भी हमें नहीं समझ आती। अब जो वीडियो देख भी रहे हैं, अब हो सकता है कि उनके साथ भी फ्रॉड हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि बचिए, नुकसान ना हो किसी का। गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक जाइए, कितना सोशल मीडिया है हमारे पास। उस कंसल्टेंट के फेसबुक पे जाइए या ओवरऑल आप चेक करिए कि उस कंसल्टेंट की रेपुटेशन क्या है। सो माई वीज़ा ओवरसीज़, जैसे मैंने बताया कि कंसल्टेंट्स को वेलकम करता है। 70% अपनी जो अर्निंग है वो हम शेयर करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। 3 डेज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट डे हम स्टडी वीज़ा के बारे में बात करते हैं, सेकंड डे विजिटर वीज़ा के बारे में बात करते हैं, थर्ड डे हम स्क्रिप्ट कॉलिंग के बारे में बात करते हैं। यदि आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो माई वीज़ा ओवरसीज़ का यूट्यूब चैनल है, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 105 वीडियोज़ बहुत सिस्टमेटिक डाली हुई हैं, जैसे आज की जो वीडियो है ये भी उसमें आ जाएगी। तो हर एक वीडियो में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, UK, सिंगापुर, साइप्रस, इटली, इन सभी का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस बताया हुआ है। उसके बाद जब हम लाइव हुए, तकरीबन 8-9 महीने हो गए हमें लाइव होते हुए, तो लाइव में मैंने लास्ट टाइम जब बताया आपको कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिप्लोमा लेना है, डिग्री लेनी है, वो वीडियो देख सकते हैं। रेलिवेंसी कैसे सेलेक्ट करनी है, वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं बताया कि चॉइस ऑफ कंसल्टेंट क्या है, ये आप अभी सुन रहे हैं। आपने सपोज PR की भी बात करनी है। PR देखिए, हम डायरेक्ट PR के लिए ऑथराइज नहीं है। HV ग्लोबल इमिग्रेशन लिमिटेड, जो कि कैलगरी में हमारा ऑफिस है, मिस्टर हरीश शर्मा जी उसके IRCC मेंबर है, आप उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। उसके बारे में भी हमने कुछ बात की है कि आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचें, वो भी एक अवेयरनेस वीडियो हमने डाली हुई है। डोंकी के बारे में बात की है मैंने कि आप ऐसे नदियाँ और समुंदर तैर के मत पार करिए, जान जोखिम में मत डालिए, बॉर्डर क्रॉस करना मत करिए, लीगलाइज तरीके से जाइए। एक चेकलिस्ट तो हर एक वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको उस कंट्री के, वो आप देख के जाइए। तो
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में, पैकेजेस के बारे में बात की थी, पैकेजेस रोकिए। फिर मैंने फ़ी आफ्टर वीज़ा का भी बताया था कि वो भी आप बचिए। तो जो मैंने अभी बातें की है वो सारी यूट्यूब का जो माई वीज़ा ओवरसीज़ का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज मैंने आपको चॉइस ऑफ कंसल्टेंट बता दिया। कुछ चीज़ें रह गई होगी, अब देखिए अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता पाता। मेजर बात ये कि आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बच जाए। हमारा मेजर रीज़न यही है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, बस। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अच्छी कंट्री में भी जाएंगे, चाहे स्टडी करना हो चाहे आप विजिटिंग के लिए हो। सो टाइम 5:31 हो चुके हैं और 1 मिनट मैंने आपका ज़्यादा ले लिया। नेक्स्ट टाइम 13 जुलाई को शाम को 5 बजे एज़ यूजुअल मैं आपके सामने कुछ और अपडेट्स लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।